देश में बाबा साहब का भी मानना था कि मेरे संविधान का परिपूर्ण जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब समाज के हर वर्ग को आरक्षण का लाभ पहुंचेगा। जो लोग संपन्न लोग हैं, जो पढ़ लिख कर उस स्तर पे आरक्षण के लाभ से आज आप जिस स्तर पे आके बैठे हैं, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि ऐसा नहीं हुआ और जो लोग आगे आ गए वो वही आ गए और जो पीछे रह गए वो बहुत पीछे रह गए। किसी जाति सूचक नाम से आप पब्लिक प्लेस में खड़े होकर उनको गालियां देंगे और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी वर्ग तो वो तो पढ़ता नहीं, वो तो सफाई के पेशे में मस्त है, उसने पढ़ा नहीं इसलिए संविधान का आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी वाल्मीकि और अति पिछड़े की जो आबादी है, आज उसका लगभग 40% आबादी पढ़ी लिखी है और अच्छे अच्छे पदों में कार्यरत हैं और बहुत ही सम्मानीय तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं और अपने समाज की तरफ भी देख रहे हैं। भारत बंद से पहले एक मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर, उसमें भारत बंद को का विरोध तो वो करते ही हैं, लेकिन उसमें जो बातें निकल के आती हैं वो सिर्फ झाड़ू, आपका जो पुश्तैनी पेशा है वो, इन सब चीजों पे बात होती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर कम बात होती है। तो अंबेडकर ने ऐसी शिक्षा हमें नहीं दी कि हम एक दूसरों को अपमानित सूचक से अपमानित करें और गालियां दे और गलत बात करें। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय सुरेश राम चौहान जी गोवा से मेरे साथ मौजूद हैं और देश में बड़ा एक मुद्दा चल रहा है वर्गीकरण का। तमाम वीडियो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ वर्गीकरण पे, पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है। ऐसे में सुरेश चौहान जी मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे? सुरेश राम चौहान जी, वर्गीकरण पे आप कैसे देख रहे हैं इसको? वर्गीकरण देश में ये खास करके जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इसमें ये कहना चाहूँगा कि स्पष्ट राय नहीं है और जिस तरीके से दो भागों में लोग बढ़ चुके हैं और जो पैगाम जा रहे हैं लोगों तक, वो पैगाम बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वर्गीकरण में किसी जाति सूचक नाम नहीं है, ना तो वाल्मीकि समाज का है ना ही किसी दूसरे समाज का है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर से ये कहा है कि जिन लोगों को संविधान में रिजर्वेशन का लाभ अब तक नहीं मिला, उन लोगों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन शायद शुरुआत तो पंजाब से हुई। पंजाब में तो जातियां स्पष्ट लिखी हुई हैं उसमें, जो पंजाब, क्योंकि पंजाब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो पंजाब में तो जातियों को मेंशन किया गया है। 14 जातियां बी ग्रुप में है, ए ग्रुप में 40 जातियां हैं। पंजाब की विडंबना यह है कि पंजाब में वाल्मीकि समाज की लगभग 40% की आबादी है और ये पॉलिटिकल ये मसला भी हो सकता है, लॉलीपॉप भी हो सकती है और ये उनके लिए एक अच्छी सोच भी हो सकती है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पूरे देश के लिए, मैं ये सब मानता हूं कि सिर्फ वाल्मीकि समाज या दूसरे जो अति पिछड़ा समाज है उनमें गरीबी है, ऐसा नहीं है। गरीबी जाटव समाज में भी है, गरीबी चमार जो जातियां हैं उनमें भी, दूसरी जातियां हैं दो भी हैं और अन्य जो पिछड़े समाज है उसमें भी है। क्योंकि आज आप देखें बहुत से लोग स्टेशनों में जूते काट रहे हैं, उसी समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, उसी के समाज के लोग कई सारे दफ्तरों में एजुकेटिव्स हैं और उसी समाज के लोग वहां बैठकर और अपना जीवन जो है वो सही तरीके से व्यतीत नहीं कर पा रहे। तो जो वहां भी है, लेकिन सवाल ये जो लोग इस तरह के दोनों पक्षों से, एक पक्ष जो इसका समर्थन कर रहा है और एक पक्ष जो इसका विरोध कर रहा है, विरोध करने वाले लोग वो लोग हैं जिन लोगों को संपूर्ण तौर से आरक्षण का लाभ मिला है और आज वो पूरे तौर से संपन्न है। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, यू पे बैक टू सोसाइटी, यानी पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है कि जो समाज, जो आरक्षण में जो अधिकार आपको संविधान में दे रहा हूं और इसके बदौलत अगर आपका जीवन आप सोचिए और आर्थिक और सामाजिक तौर से आगे आते हो तो आपके समाज को भी आप उनको भी हाथ पकड़ के उसको भी आगे लाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक वर्ग जो आगे हो गया वो आगे हो गया और वो सारी की सारी जो आरक्षण का जो लाभ है वो लेते गया है। इसलिए ये चीजें गलत हैं और मैं मानता हूं कि देश में बाबा साहब का भी मानना था कि मेरे संविधान का परिपूर्ण जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब समाज के हर वर्ग को आरक्षण का लाभ पहुंचेगा। और जो लोग आज इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं वहां भी यही बात कहूंगा कि हमें पहले तो जजमेंट को पढ़ना है और जजमेंट को अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पे जानना है कि इस जजमेंट से कितना लाभ हो सकता है अति पिछड़ा समाज को और कितना। जजमेंट तो वाल्मीकि समाज के तमाम जो एडवोकेट हैं उन्होंने 565 पन्नों का जजमेंट पढ़ लिया है और उसको लेकर बहस भी हुई है
और जजमेंट जो है वो फेवर में है, क्योंकि वो तमाम उन वंचित जातियों को अधिकार देने की बात कर रही है, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। तो उसमें फिर विरोध क्यों है? विरोध करने का रीजन क्या है? क्योंकि वो विरोध इस मामले में कर रहे हैं, अनुच्छेद 41 है, 341 है, 342 है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा ये सारी चीजें करने का, वर्गीकरण करने का अधिकार है। लेकिन वहीं जो पक्ष वाले हैं वो कहते हैं आर्टिकल 16(4)(a), 15(4)(a) उसमें राज्यों को प्रावधान है वर्गीकरण का। तो इन मामलों को लेकर चल रहे हैं। फिर लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो फैसला आया है संविधान के विरोध में है, ये संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ है। और 1 अगस्त से 565 पन्नों का जजमेंट भी लोग पढ़ लेते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। देखिए, विरोध करने वाले लोगों से मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं बार-बार आपसे ये बात कह रहा हूँ और सभी चैनलों सभी मीडिया साथियों से मैंने ये बात कही है कि जो समाज हमारा समाज, जब हम ये कहते हैं कि हम पिछड़े समाज के लोग हैं, हम दलित हैं, तो उस दलित समाज में भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो आज भी समाज के मूल धारा पे नहीं आ पाई हैं। और इस मूल धारा पे लाने का जो जिम्मेदारियां हैं वो हम सभी को हैं, जो लोग संपन्न लोग हैं, जो पढ़ लिख कर उस स्तर पे आरक्षण के लाभ से आज आप जिस स्तर पे आके बैठे हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि ऐसा नहीं हुआ और जो लोग आगे आ गए वो वही आ गए और जो पीछे रह गए वो बहुत पीछे रह गए। तो बिल्कुल ही समान जो इक्वलिटी है, हम तो खुद भी जो दलित समाज है इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो लो आरक्षण में समानता क्यों नहीं हो रही? आरक्षण के इस जो अधिकार की समानता की बात क्यों नहीं हो रही? कि उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी सर उठाने का जीने का अधिकार है, उनको भी अच्छे जीवन यापन जीने का अधिकार है, वो भी अच्छी शिक्षा लें, वो भी अच्छे रोजगार में आए, वो भी उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरे। ये उन जो विरोध कर रहे हैं उनको सोचना होगा गंभीरता से। सिर्फ ये नहीं, और दूसरी बात है, किसी जाति सूचक नाम से आप पब्लिक प्लेस में खड़े होकर उनको गालियां देंगे। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी वर्ग तो वो तो पढ़ता नहीं, वो तो सफाई के पेशे में वो मस्त है, उसको उसने पढ़ा नहीं इसलिए संविधान का आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी वाल्मीकि और अति पिछड़े की जो आबादी है, आज उसका लगभग 40% आबादी पढ़ी लिखी है और अच्छे अच्छे पदों में कार्यरत हैं और बहुत ही सम्मानीय तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं और अपने समाज की तरफ भी देख रहे हैं। तो ये बार बार क्रिटिसाइज करना, बार बार अपमानित करना और पब्लिक प्लेस के अंदर, ये तो एट्रोसिटी में आता है। इनको सोचना होगा। और मैं तो बड़े कानून के जानकार लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है। पूरे पूरे सोशल मीडिया पे भी यही है। बिल्कुल। और इस चीज को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम एक दूसरों को जाति सूचक शब्दों से गालियां ना दें, अपमानित ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, ये बंद होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है तो समाज के दोनों पक्ष के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामर्थ्य लोग हैं, वो एक जगह बैठे और इस पे एक चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि इसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं और हम इसका सर, भारत बंद से पहले एक मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर, उसमें भारत बंद को का विरोध तो वो करते ही हैं, लेकिन उसमें जो बातें निकल के आती हैं वो सिर्फ झाड़ू, आपका जो पुश्तैनी पेशा है, वो इन सब चीजों पे बात होती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर कम बात होती है। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, बड़ी विडंबना है। मैं तो उन पक्ष को धन्यवाद दूंगा जो पक्ष आज इसका समर्थन कर रहे हैं। कम से कम उनमें ऐसी बातें तो नहीं हो रही कि वो जो स्टेशनों में या सड़कों में जूते काट रहे हैं, वो जो मरों का चमड़ा उठा रहे हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। कम से कम वो इतने तो शिक्षित हैं। अगर वो उनमें शिक्षा ना भी हो, कम से कम इतनी तो सभ्यता है, इतनी तो मानसिकता है, इतनी तो शालीनता है कि इन शब्दों का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरा पक्ष बिल्कुल खुलेआम एक जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है। ये तो उनको सोचना चाहिए। वो जो सोकॉल्ड लोग हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं और सड़कों पे इस तरह से एक समाज को, और फिर हम ये कहते हैं कि वी आर अम्बेडकरिस्ट, हम अम्बेडकर के ताने हैं, अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। तो अम्बेडकर ने ऐसी शिक्षा हमें नहीं दी कि हम एक दूसरों को अपमानित सूचक से उस अपमानित करें और गालियां दें और गलत बात करें। वर्गीकरण का जो फैसला आया उसमें कहीं ना कहीं लोग देख रहे थे कि इसमें बहुजन समाज का फायदा होगा, लेकिन अब तो इसमें दो धड़े और जो फूट पड़ चुकी है बहुजन समाज में। तो क्या लग रहा है ये जो खाई बनी है ये भर पाएगी कभी, या ताउम्र ऐसी इसी तरीके से चलेगी? देखिए, जो बहुत बहुत संवेदनशील मामला है। हम बार बार इस बातों को कह रहे हैं कि ये बहुत ही संवेदनशील है। आज जो खाई
की शुरुआत हो रही है, अगर ये खाई बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ गई, तो शायद ये कभी नहीं भर पाएगी। इसलिए मुझे बार-बार मैं उन बुद्धिजीवियों को कह रहा हूँ, दोनों पक्षों को, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही चिंतन के साथ इस विषय को हम सभी को एकजुट होकर एक छत के नीचे बैठकर इस पे चर्चा करनी है। क्योंकि अब ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही हम कुछ नहीं कर पाए देश में। हमारे 100 सांसद प्रधानमंत्री की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि इस वर्गीकरण को रोकना चाहिए। वर्गीकरण में क्रीमी लेयर का शब्द है या नहीं है, और क्रीमी लेयर है तो उसका डेफिनेशन क्या है पता नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि वो जो 120 सांसद हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। इस देश में जो समाज को आज भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला, आपने संसद में कभी ये बात नहीं कही, आपने कभी भी पटल में ये बात नहीं करी, आपने कभी भी महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष ऐसे चीज़ें पेश नहीं की। तो ये आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि देश की जनता आपको चुनकर संसद में भेजती है, आपसे अपेक्षा रखती है कि आप उस समाज के लिए भी काम करें, उनके लिए भी बात करें। वो जो समाज आपको इतने बड़े, जहाँ देश का भाग्य बनता है, जहाँ देश की पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ उनकी बातें करें।